अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। आपको मालूम है कि इस शो में हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी की नुमाया शख्सियात जो हैं उनसे बात करते हैं। ऐसे शख्सियात जो कि किसी न किसी शोबे में बैठ कर आवाम के लिए, आम आदमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आज भी हमारे साथ एक अहम शख्सियत हैं जो कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान बैतुल माल का जो प्रोजेक्ट है ये गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में चल रहा है और बहुत से माजी में इसके सरबराह जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपने तरीके से। अब PTI की हुकूमत ने एक नई शख्सियत को इस अदारे का सरबराह बनाया है। मोहन अब्बास साहब हैं जिनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी है और मुल्तान की एक अहम शख्सियत हैं और जनूबी पंजाब की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान बैतुल माल जो है, आज का बैतुल माल और कल का बैतुल माल, उन दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरह से वो इस बड़े अदारे को लेकर चल रहे हैं। मोहन अब्बास साहब, कितने फ़ंड मिलते हैं आपको और वो उन फंड जो मिलते हैं आपको उसका फोकस क्या है आपका? कौन कौन से शोबे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो कि आप समझते हैं कि वो उनको आप कैटर कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर सर। पाकिस्तान बैतुल माल सन 1991 में पार्लियामेंट ने इसको वजूद में लेके आया था कि एक्ट के नतीजे में, और गुज़श्ता 30 सालों से बहुत सारे मुख्तलिफ शोबे में काम करता रहा है। हमारा जो मेजर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली जो गरीब मरीज़ हैं उनकी माली मावनत है, उनका इलाज है। आपको ये जान के खुशी होगी कि पिछले करीबन कोई 10 सालों में पाकिस्तान बैतुल माल ने कोई 20 अरब से ज़्यादा अमाउंट सिर्फ इस माह में खर्च की है, और सिर्फ आखिरी एक साल में जो कि हमारा टेन्योर गुजरा है इसमें 3 अरब की इमदाद तो सिर्फ हम पाकिस्तान बैतुल माल खर्च हो गया जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है। 12,500 मरीज़ों का मुफ्त इलाज कराया गया और इसमें मेजॉरिटी कैंसर के पेशेंट्स थे। आपको जैसे कि अंदाज़ा है कि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें कोई शख्स जब मुब्तला हो जाए उसका पूरा घर जो है ना वो बैठ जाता है, चाहे वो घर का सरबराह हो, चाहे उसकी वो वहाँ पे बीवी हो या वालदा हो किसी की, वो एक सेटअप बैठ। तो पाकिस्तान बैतुल माल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज करवाता है। पोस्ट केयर तक जो आखिर में जो इलाज होता है, जबकि रेडियोथेरेपी ख़त्म हो जाती है, कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन होती है, रेडिएशन के बाद जो घर की जो अपना OPD की दवाई है वो भी पाकिस्तान बैतुल माल फ्री है। तो हमारा मेन प्रोजेक्ट तो ये है। ये बताइएगा कि जो आपके पास कैंसर के मरीज है, बाकी शोबों में बात करेंगे, कैंसर के मरीज जो हैं, जो एक मुस्तहिक मरीज है, वो आप तक कैसे पहुँचता है, आप कैसे स्क्रूटनी करते हैं और कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन मुस्तहिक है, उसको इलाज के लिए पैसे या मिलना चाहिए? होता यह है कि जब भी जो शख्स इसमें मुब्तला होता है उसको सबसे पहले इत्तला हॉस्पिटल देता है। वो अपने नॉर्मली उसका कोई ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं या कोई तकलीफ होती है तो जब वो टेस्ट कराता है तो हॉस्पिटल ही जाता है। अब हॉस्पिटल का जब जाएगा तो वो कहेगा तुम्हें कैंसर है स्टेज 1, स्टेज 2 या जिस भी ग्रेड में है और आपका आगे कीमोथेरेपी होनी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए फंड्स की वो डिमांड करेगा। अब उसके बाद 2 चॉइस है, या वो खुद पैसे भर दे या फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि सोशल वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट है, जितने मेजर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी के हैं जो कि हर शहर में इस वक्त हैं, या हमारे अपने जो है मौजूद है जैसे कि PIMS वगैरह है या CMH है, तो वो उनको रेफर करते हैं। अगर फंडिंग नहीं कर सकते तो सोशल वेलफेयर के थ्रू अप्लाई करते हैं, थ्रू बैतुल माल के फॉर्म्स वहाँ अवेलेबल होते हैं और वहाँ का स्टाफ उनको बता देता है। तो वो फॉर्म फिल करके हमारा जमा करा देते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक हो। वो वेरीफाई होने डिस्ट्रिक्ट उसको चला जाता है, वेरीफाई करता है कि ये वाकई डिजर्विंग है। 17,500 हमारी जो मिनिमम थ्रेश होल्ड लेवल है इनकम का, वो जाके उसको सर्टन करेगा कि इसकी इनकम इससे कम है, वो सरकारी मुलाजमत नहीं करता या बेरोजगार है। उस सूरत में वेरीफाई करके रिकमेंड कर देगा कि ये शख्स हमारी डिजर्विंग कैटेगरी में फॉल करता है, आप इसके इलाज के पैसे भेज दें। या हेड ऑफिस मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वेरीफाई होने के बाद हम चेक डायरेक्टली उसकी हॉस्पिटल को डिलीवर कर देते हैं। जब वो डिलीवर होता है यहाँ से बैतुल माल के एक टैक्स चला जाता है कि आपकी इमदाद जो कि 3,60,000 है या 2,60,000 है वो फलाने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई है, आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, माजी में आपका बैतुल माल जो था वो लोगों की माली इमदाद भी किया करता था। अब गुर्बत बहुत बढ़ गई है लेकिन आपने माली जो है इमदाद बंद कर दी है, तो क्या वजह हुई? क्या लोग आप समझते अमीर हो गए हैं, उनको जरूरत नहीं है, या ये है कि एक अजीब बात है कि अगर कोई गरीब आदमी यहाँ से 50,000 लाख रुपए उसको पैसे मिलते थे और वो आपकी अपनी जरूरत पूरी करता था, ये बंद क्यों की गई? हुआ ये था कि जब हमने गवर्नमेंट संभाली तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपना, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि वो देखा कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ओवरलैपिंग चल रही थी। मतलब अगर पाकिस्तान बैतुल माल उस वक्त गरीब मरीजों की इमदाद कर रहा था तो सेहत कार्ड भी कर रहा था। अगर हम एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे रहे जो कि बहुत सारे देते, HECB स्कॉलरशिप दे रहे थे, अगर हम कैश ट्रांसफर्स जिसको आप माली इमदाद कहते हैं वो कर रहे थे तो BIS भी कर रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि जो ओवरलैपिंग है मुख्तलिफ इदारों में उसको बंद किया जाए। तो उन्होंने फिर एहसास की अम्ब्रेला क्रिएट की जिसके नीचे 3 इदारे मेजर थे। सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BIS था, दूसरा पाकिस्तान बैतुल माल और तीसरा पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड। ये 3 ऑर्गेनाइज। तो उन्होंने कहा कि जहां ओवरलैपिंग है आप डिस्कार्ड कर दें। अब आपको पता है कि 140 अरब का फंड था BISP का जिसमें कैश ट्रांसफर है जो कि 5,000 रुपए
हर सहमाई में 53 लाख खवातीन को दिए जाते थे। अगर वही काम पाकिस्तान बैतुल माल भी कर, बेस्ट तो प्राइम से कहा कि आप ये ओवरलैपिंग बंद कर दें, तो हमने बंद नहीं की, मैंने ग्रेजुअली डिक्रीज किया। अगर 50 करोड़ रुपया नून लीग के आखिरी गवर्नमेंट दिया गया तो हम उसको 4 से 5 करोड़ पे लाए। इस साल में उसको 2.5 से 3 मिलते हैं, लेकिन उसमें होता है कि वफाकी मुतसिब के नोटिस होते हैं, कहीं ग्रीवेंसेस सेल आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता लगता है कि जगह वहां से अलग, तो हम करते जरूर है लेकिन उसको डिस्करेज करते हैं। हमारी ज्यादा प्रेफरेंस होती है मेडिकल की ट्रीटमेंट या एजुकेशन स्कॉलरशिप। आई पर्सनली फील कि मेडिकल ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। एजुकेशन स्कॉलरशिप ये ऐसी चीज है, HEC जो स्कॉलरशिप देता है वो मेरिट बेस्ड है कि आप लाइक फाइक हैं तो आपको दे दें। हमारा स्कॉलरशिप डिजर्विंग और पुअर कैटेगरी। अगर आप पहले एजुकेशन की तरफ जाएंगे हम एक पूरे सब्जेक्ट के तौर पे, आपको फंड कितना मिलता है? ये ज़कात फंड से मिलता है, हुकूमत की ग्रांट होती है, क्या होता है? हमारा जो टोटल फंड है इस साल वो 5.6 अरब का था, नॉर्मली इतना ही रहा है। पिछले अदवार में तकरीबन 8 अरब तक गया था, लेकिन आखिरी पिछले 5 साल से बैतुल माल तकरीबन 5 से 6 अरब के दरमियान ही चल रहा है। और ये ग्रांट इन एड होती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू में मिलती है। ज़कात के पैसे नहीं होते। आपको ये भी खुशी हो कि पाकिस्तान बैतुल वाहिद वो इदारा है जिसमें ज़कात के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि सादात का ना होना या माइनॉरिटीज़ का ना होना, वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन शामिल नहीं है। हम हर किसी को इमदाद कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू, सिख, मुसलमान हो या वो किसी भी फिक्र से हो, उस पर कोई इसमें तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा फॉलोइंग। सो इट्स अ ग्रांट इन एड, ज़कात से इसका कोई कंसर्न नहीं। इस साल बजट बढ़ने के चांसेस हैं, इंशाल्लाह हमारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो होपफुली अगले साल हमें 3 अरब के करीब और इमदाद शायद बढ़ जाए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू, तो हम 8 अरब को उम्मीद है इसी साल में शायद टच करने की बेस पे बैठे हैं। सदर साहब ने एक ऐप का इफ्ताह किया था बैतुल माल के हवाले से, वो क्या है, उससे किस तरह से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और उसका फोकस क्या है उस ऐप का? अच्छा, सदर साहब ने जो ऐप लॉन्च की थी वो थी हमारी असिस्टेड डिवाइसेस। आपको शायद अंदाज़ा है कि जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा हो कि अगर आपके पास माजूर अफराद आए तो उनकी इमदाद जो है वो 2 किस्म की हो सकती है या 3, या व्हील चेयर दे दे सरकार दे दे, या वाइट केन वाली छड़ी दे दे, बहुत ज़्यादा है तो 40,000 का एक आल आता है जो बहुत बड़ा रेडियो के साथ कान के पीछे लगता है बस, और आपने समझा आपकी ज़िंदगी भर। एक जो माजूर अफराद हैं या बूढ़े अफराद हैं, उनको भी माजूर डिसेबिलिटी, उनकी ज़िंदगी के ट्रबल इससे बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये सोचा, हमने 25 असिस्टिव डिवाइसेस जो कि WHO ने आइडेंटिफाई की थी, वो हमने कहा उसको फाइनल करके वो लोगों को फ्री देंगे। उसमें छोटी छोटी चीज़ वो लेकिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती। फॉर एग्जाम्पल बाथ सीट, एक नहाने वाली कुर्सी। अब रूटीन में कुर्सी 12 से 1500 रुपए, लेकिन शायद लोगों को एहसास ही नहीं कि ये कुर्सी कहाँ से मिलेगी। या टॉकिंग वॉच, एक घड़ी जो बोल के अजान का टाइम बताती है। या रोलेटर्स होते हैं वो जो 4 छड़ी वाले होते हैं जिसपे आगे एक टायर लगा होता है, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आप उस शख्स से पूछें जो चल नहीं सकता, बुजुर्ग से जो 80 साल। तो पाकिस्तान बैतुल माल ने वो 25 असिस्टेड डिवाइसेज आइडेंटिफाई की, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने कहा कि हम इनको लॉन्च करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। फिर उसके लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बनाया। डिस्क्रिशनरी फंड्स जो है ना, ये सबसे खतरनाक काम है जो कि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं। हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर सबको कहते हैं डिस्क्रिशन बंद करो और सिस्टम को मजबूत करो। अपने डिस्कशन जो बनाते हैं वो नहीं, वो तो ऑब्वियसली हैज टू बी ऑन चॉइस कि जिसकी स्पेशलिटी जिस बेस पे होती है वो सिलेक्शन तो उन्होंने ही करनी है, उन्हीं लोगों में से जो कि सिलेक्ट होकर आए। लेकिन मैं डिस्क्रिशन की बात कर रहा हूँ जिसमें फंड्स की डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा यार इसको रोको, और इसमें सिस्टम डेवलप किया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बना दिया। सबसे पहले हमने कस्टमाइज व्हील चेयर बनाई। अब कस्टमाइज व्हील चेयर ये है कि हमारे पास हॉस्पिटलाइज व्हील चेयर का कॉन्सेप्ट था। ये वो व्हील चेयर है जिसकी ना लेंथ होती है, ना विड्थ, ना हाइट, हर शख्स उसी एक व्हील चेयर पे बैठता है। अब ये व्हील चेयर बनाई गई थी, गोरो ने जब इजाद की थी, वो कॉन्सेप्ट था कि एम्बुलेंस से ले आए। एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, इसी ऐप पे दी मैं जाती है? अभी समझा रहा हूँ जी। और थिया कि हमने कस्टमाइज व्हील चेयर आइडेंटिफाई की कि लोग हॉस्पिटलाइज व्हील चेयर पे ना बैठे जिसकी वजह से उनकी डिसेबिलिटी बढ़ जाती थी। तो हमने सबसे पहले ये पहला जो कस्टमाइज व्हील चेयर बनाई वो उसी ऐप पे हमने कर दिया कि इनिशियली 10,000 लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जो अप्लाई करेगा उसको ये व्हील चेयर घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट, घर पे सर, नॉट वो हमारे दफ्तर, घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑनलाइन पे अप्लाई करेगा। अगर खुद नहीं कर सकता हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएगा, वो ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। हमारा बंदा केस अप्रूव होने के बाद उसके घर जाके उसका साइज लेगा, टांग का साइज, बैक, विड्थ, हाइट। अगर छोटा बच्चा तो छोटी, अगर बड़ा है तो बड़ी व्हील चेयर। वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा टू द वेंडर, वेंडर बना के उसके घर पे डिलीवर करेगा, और डिलीवर करने के बाद वेंडर हमसे उसके फंड्स क्लेम कर लेगा। तो उसकी जो एप्लीकेशन उसका इफ्तिताह किया। नेक्स्ट फेज पे 10 डिवाइसेस और आ जाएंगे, फिर आहिस्ता 25 लेके जाएंगे। इनिशियली 16 इजला है जिसमें लॉन्च करने जा रहे हैं। हर रीजन में से एक एक को सिलेक्ट किया है इस वक्त। अपर पंजाब में जेहलम की सिलेक्शन है, डाउन में साउथ में हमारे पास रेमियर खां है, सिंध में मीरपुर खास को सिलेक्ट किया है, बलूचिस्तान में सिब्बी ऑन द सदर्न बेल्ट, सिब्बी को ले गए, KPK में टांग किया मैंने सदर्न बेल्ट के ऊपर, गिलगित में गिलगित है, और AJK में हटिया बाला को सिलेक्ट कर दिया जी। ये जो आपने रिसेंटली हेल्थ की जो कि बात हो रही है, तो MOU साइन किए बहुत से हॉस्पिटल से, कौन से हॉस्पिटल हैं और वहाँ कैंसरी का इलाज के हवाले से लोग अप्लाई करते हैं या बाकी उसमें? मैं थोड़ा सर्च करूँ। एक आला आता है जिसको कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं,
ये आला उन बच्चों को लगाया जाता है जब वो पैदा होते हैं तो उनकी एक नर्व होती है जो कान से पीछे कंप्रेस्ड नर्व, वो कंप्रेस्ड हो जाती है। इस नर्व की फायदा ये होता है कि जब कोई आवाज़ आती है वो वेव्स की जरिए ट्रैवल करके वो दिमाग को सिग्नल देती है कि ये आवाज़ इसका ये मतलब हो सकता है। बच्चे जब पैदा होते हैं उनकी वो वेन जब कंप्रेस हो जाती है तो ऑस्ट्रिया ने एक आला इजाद किया था, वो तकरीबन इस वक्त $10,000 का आता है, 12 लाख 13 लाख से लेकर 18 लाख। वो आला जो है अगर लगा दिया जाए तो उसको वेव्स आनी शुरू हो जाएंगी और अगर वो सुन लेगा तो बोलना शुरू कर देता था। तो हमने वो कॉकलियर इम्प्लांट के लिए लोगों को ना, इनिशियली जब मैं बैतुल माल का एमडी बना तो लोगों ने मेरे पास आना शुरू किया, एक आला लगवा के दे। वो 13 लाख का आला सीडी हॉस्पिटल से लगता था। तो हमारे पास पैसे नहीं थे तो मैंने लोगों का ये मुश्किल है, आहिस्ता करते करते फिर हमने एक फंड रेजिंग कैंपेन चलाई, लोगों से पैसे इकट्ठे किए। पाकिस्तानी पब्लिक के पास आपको पता है जब क्रेडिबिलिटी आ जाए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसी क्रेडिबिलिटी अगर आपके पास मौजूद हो तो फंड रेजिंग बड़ी कामयाब हुई। इनिशियली लोगों ने हमें 200 बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे करके दे दिए। तो हमने क्या किया कि अब वो जो आला था वो 13 लाख से लेकर 18 लाख था, बहुत महंगा आला था। हमने फिर मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल को खत लिखे कि आप हमारे पास आएँ और जो आपका CSR का बजट है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें ऐड इन करें। हमें इतनी खुशी है कि पूरे पाकिस्तान में 5 अस्पतालों ने कहा कि हम यही आला आपको 10 लाख पे लगा देंगे, जो कि ऑलरेडी मार्केट में 13 लाख का था। तो उनके साथ MOU साइन किया। उसके अब 3 फायदे, एक तो वो 3 लाख के ऊपर बचत होगी। नंबर 2, जो प्री थेरेपी होती है यानी कि उससे पहले चेकअप से वो उस पर शामिल थे। उसके बाद 2 साल के लिए उस बच्चे की जो फिजिकल स्पीच थेरेपी होनी थी वो भी इसमें शामिल करके देंगे, प्लस 2 साल के बाद उसकी जो बैटरी रिप्लेसमेंट है जो कि 40,000 है उस आले की, वो भी फ्री शामिल थी। तो 5 प्राइवेट हॉस्पिटल को लेके आए और MOU साइन कर दिया। अब उनके साथ ऑपरेशन होंगे। 334 एप्लीकेशन मेरे पास ऑलरेडी इसकी आ चुकी हैं। उसके बाद सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था, फंड्स नहीं थे। अब परसों सिस्टम को दोबारा ऑन कर दिया और मुझे लगता है इस पे 10,000 एप्लीकेशन आएंगी। आई एम श्योर कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोग सोचेंगे पाकिस्तान बैतुल माल के साथ आएँ, उन बच्चों के देखें तस्वीरें, अगर वो समझते हैं उनके इलाके में मौजूद है तो आला लगवा सकते हैं। बैतुल माल सेहत के हवाले से क्या कर रहा है, किन अस्पतालों से MOU साइन किए हैं और फोकस क्या है, विजन क्या है, इस पे बात की उनबाज साहब ने। अभी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम तालीम के हवाले से और बैतुल माल बाकी शोबों में क्या कर रहा है, क्या उसका विजन है, क्या उसके टारगेट है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे से हम बात करेंगे बैतुल माल के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की कि उन इनिशिएटिव्स में बैतुल माल क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया जो एक बहुत बड़ा डेफिनेटली बड़ा इनिशिएटिव है दारुल एहसास का। इसकी ज़रा तफसीलात बताइएगा, क्या खदोखाल हैं, क्या इसके ज़रिए क्या होगा और क्या क्या कहाँ आपका फोकस कहाँ पे होगा? जी, पाकिस्तान बैतुल माल ऑलरेडी मेरे आने से पहले ये यतीम खाने होते हैं जो चला रहा था, ऑर्फनेजेस, और उनका नाम उस वक्त पाकिस्तान स्वीट होम होता था, हम चला रहे थे। हमारे पास उस वक्त 35 के करीब ये दारुल एहसास मौजूद थे और तकरीबन 3,000 बच्चे हमारे पास थे। जब मैं पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर से मिला था तो उन्होंने मुझे ब्रीफ लिया था तो मैंने बताया था सर हमारे पास ये यतीम खाने भी हैं। ये वो सो सेंसिटिव है, मुझे अभी तक उनकी बात नहीं बोलती कि इनका बच्चों का ध्यान रखा क्योंकि इनकी निस्बत जिस शख्सियत से है उस शख्सियत के हवाले से यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, हमारे प्रॉफिट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो हमने फिर उसके बाद इन दारुल एहसास को बढ़ाना शुरू कर दिया। 35 से आज इस वक्त 53 दारुल एहसास पूरे पाकिस्तान में है और ये क्रॉस द बोर्ड, ये नहीं पंजाब में है, मतलब सिकरदू में अगर उसका इफ्तिताह हुआ है तो फिर तुरबत में भी हुआ है और अगर खारान में उसका इफ्तिताह हुआ है तो फिर उसका टांग में भी। सो डिफरेंट वैरायटी हमने उसकी की, हर जगह पे उसकी की जाए। मतलब उसकी वजह सिंपल ये थी कि यतीम खाने बेसिकली उन क्लास को रेफर करते थे जहाँ पे यतीमों की तादाद ज़्यादा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में जैसे यतीम खाना, यहाँ पे मेजॉरिटी देरा बुगटी के बच्चों की है या पारा चनार की है क्योंकि ऑपरेशन दोनों एरियाज में चला कर तो वो बच्चे हैं। तो हमने उनके इलाकों में दारुल एहसास खोलने की, जो हमने उसमें मेजर चेंज लेके आए, नए SOPs बनाए। SOPs ये थे कि अगर बच्चे को खाना दिया जाना है तो खाने की जो वो यूनिवर्सल एक अप्रोच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे जो सुबह का नाश्ता था जुमेरात वाले दिन पूरे पाकिस्तान में वो फ्लाइंग टोस्ट है। अब बलूचिस्तान का बच्चा शायद फ्लाइंग टोस्ट ना खा रहा हो और गिलगित का भी ना खा रहा हो, पंजाब में खाया जा सकता था। तो हमने उनको लोकलाइज कर दिया कि आप न्यूट्रिशियस डाइट डॉक्टर से न्यूट्रिशियस डाइट बना के लोकलाइज कर दिया। फिर वहां पे उनको इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस शुरू करवाए। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कोई भी तालीम हासिल कर लें, डिग्री मैटर नहीं करती, अंग्रेजी मैटर करती है। जो जितना बड़ा अंग्रेजी दान होगा वो उतना ज्यादा सियाना समझा जाता है। सो उस चीज को कवर अप करने के लिए इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, IT लैब्स बनवा दी, उसमें बच्चों की यूनिफॉर्म्स, उनके स्कूल को अपग्रेड करा दे। पहले 2500 रुपए का एक स्कूल दिया जाए क्योंकि इन बच्चों में जो स्कूल पढ़ते हैं उनको प्राइवेट स्कूल भेजा जाता था तो सस्ते स्कूल ढूंढे जाते थे। हमने अपग्रेड किया 5,000 4,000 बेहतरीन जो स्कूल है, क्योंकि जब तक आप बेहतरीन एजुकेशन देंगे वो नहीं चल सकते। सो उनको अपग्रेड करके उनको एक बेहतरीन सेटअप में लाए। उनके जो कमरे थे उनको रंग रोगन किया, उनकी जो चेयर्स जो लोहे की थी उसको फाइबर में लेके आए ताकि सॉफ्ट टच आ सके। वहां पे जो मदर मेड्स थी, जो फॉस्टर मदर्स थी, जो उन बच्चों को उनको तालीम दी कि
बच्चे के साथ केयर कैसे करनी है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट WHO से बात की। WHO ने हमें कहा कि जी आप यतीम खाने और मत खोलें, क्योंकि दुनिया में इसका ट्रेंड नहीं हो रहा। तो फिर हमने एक इसके साथ एक और सपोर्टिव सिस्टम अब प्लान कर लिया, उसको कहते हैं ऑर्फन विडो सपोर्ट सिस्टम। हमारी जो कॉस्ट आ रही थी, अच्छा साथ ही बताइएगा कि ये जो ऑर्फन डोनर सपोर्ट प्रोग्राम है जी, ये भी इसी का हिस्सा है, ये अलग से एक इनिशिएटिव है? इसी के साथ एडिशनल है और फेज आउट होता जाएगा स्लोली। उसमें हमने ये सोचा कि एक बच्चे को जब आप पारा चनार से ला के आते हैं इस्लामाबाद में फॉर एग्जांपल रखते हैं, तो इस पे जो खर्चा आ रहा है वो 15 से 20 हज़ार आ रहा था। हमने कहा था बजाय इस पे 15-20 हज़ार खर्च किया जाए जिससे एक बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा था, अगर उसकी माँ को 8,000 या 12,000 रुपए उसके घर पे डिलीवर कर दिया और उसको कहा जाए कि तुमने ऐसे प्राइवेट स्कूल भेजना है और हर 3 माह बाद उसकी जो सैलरी, वो जो फी स्लिप है वो हमें जमा करा देनी है। हर महीने बाद AD हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर उसको वेरीफाई कर देगा और हम आपके घर पे पैसे भिजवा देंगे। सो जहां पे दारुल एहसास नहीं थे वहां नया सेंटर खोलने की बजाय हमने 100 वो बेवाएं सिलेक्ट करने का प्लान है। तो और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हम सब देखते हैं, स्वीट होम को बड़ा कामयाब तजुर्बा है, बड़े लोगों ने डेडिकेशन से काम किया है। बुनियादी सवाल ये है कि जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए जब वो बड़े हो जाएंगे, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, उसके बाद बच्चों को रोजगार के लिए, उन बच्चों के लिए खास तौर पर कोई कोटा, कोई सोचा अपने विजन क्या है, कैसे करेंगे? मेरी फ्रैंकली मैं एक बात कहूं, ये इकोनॉमी की एब्जॉर्ब करना है। हमारा काम है उस बच्चे को तैयार करके सिस्टम में इतना बेहतरीन तैयार कि वो कंपेटिटिव आ जाए, माजूर नहीं कर सकते। यतीम होने का जो बेस है, इस बेस पे आपने उसकी प्रेपरेशन ऐसी करनी है, ऐसी देनी है कि वो तालीम, उसकी ट्रेनिंग, उसके इतना है कि वो जिंदगी में स्ट्रगल कर सके। ये जो माजूरी और जो बेसाखी है ना यतीम के लेबल, इसके साथ उसका जीना मकसूद नहीं है, ये लेबल उसको खत्म करना पड़ेगा। हम उसको ग्रेजुएट करवा के रास्ता कर दिया जाए कि वो जाके मार्केट में उसका ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इस वक्त मुझे उनकी हमारे कई बच्चे कैडेट कॉलेज में चले गए, यू से बिकम के वो कर्नल, मेजर, जनरल बनेंगे कल को। सो हम उसके हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं कि इसमें मेजॉरिटी है वो जिंदगी में स्ट्रगल करके उठेगी। आप ये बैसाखियों की निस्बत इनको नहीं चला सकते। सो हमारा जो मकसद है वो ग्रेजुएट करा के ट्रेन करके इस पाकिस्तान में उतार जाए खाड़े में, इंशाल्लाह निकलते आएंगे। लेकिन मेजॉरिटी आप ये देखें कि ये जो हमारा ऑर्फन विडो सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत जबरदस्त सिस्टम चलेगा और ये पैरेलल चलेगा। अगर आप किसी ने हमारा यतीम खाना करें ना, मैं ये समझता हूं कि हम अपने बच्चों की आजकल अपनी तरबियत ठीक नहीं कर पाते। अगर आप देखें घर पे आप अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार, ज्यादा टाइम आपका मोबाइल या टैबलेट पे गुजर जाता है, टीवी देख रहे, अखबार, उन पे तवज्जो। सरकार का ये काम बड़ा मुश्किल है किसी बच्चे की वो करना, और वो भी यतीम का। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फेज आउट करते हैं ना, दूसरे सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बड़ी अच्छी स्कीम हुआ करती थी, मुझे नहीं पता है या नहीं, जो नादार अफराद थे, बूढ़े अफराद थे, वो बच्चियों की शादी के लिए उनको जहेज के लिए पैसे वैसे मिला करते थे, फंड मिला करते थे, क्या अब है ये खत्म कर दिया? अच्छा सर, बैतुल माल ने कभी जहेज फंड कभी नहीं दिया। जहेज हमारा पार्ट, ये जहेज ज़कात का काम है, लोकल जो प्रोविंशियल ज़कात एडमिनिस्ट्रेशन है या उनके जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उनका काम। हमने कभी डाउरी में कभी भी नहीं गए, क्योंकि हम बैतुल माल एज अ गवर्नमेंट बच्चों के लिए दिया करते थे, माली इमदाद करते थे, लेकिन शादी का नाम जहेज फंड उसका कभी नहीं, ये लोकल प्रोविंशियल। तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम इस डिस्क्रिशन से बाहर निकलना चाह रहे थे। हम दूसरी तरफ कोशिश करें कि लोग जो है ना एजुकेशन की तरफ आए, मेडिकल स्टाइपेंड्स की तरफ आए, और जैसे वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स का कॉन्सेप्ट था, हम उस तरफ जाना चाह रहे थे कि बजाय आपने किसी को भीख देनी है। फॉर एग्जांपल हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है 160 के करीब पूरे पाकिस्तान में, हर साल एम्पावरमेंट सेंटर हमारे जी, जिसको वो दस्तकारी सेंटर्स कहते हैं, अब वो तकरीबन 150 के करीब है। तो हमने सोचा इनको जरा थोड़ा मेन करते हैं। जो पैसा आपने ये जो भीख वाली साइड पे लेके जाना होता है, जिसको माली इमदाद वाले कॉन्सेप्ट, आप उन बच्चियों पे इन्वेस्ट करें। अब हमने उसको क्या किया, जो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर थे उनमें कोर्सेज रीडिजाइन कर दिए। पहले वो क्या कहते हैं, वही कढ़ाई सिलाई, अब कढ़ाई सिलाई कहाँ पे रह गई, अब डिजाइनर क्लोथ्स आ गए, स्टिच कपड़े आने शुरू हो गए, लोगों को टाइम ही कोई नहीं। अब ब्यूटिशियन हमने क्या, सारी नई क्लासेस को अब चेंज कर दिया, जरी से उनको चेंज करके, और जो फ्रेश डिजाइनर जो प्रिंटिंग होती है, प्रेस प्रिंटिंग कहते हैं, वो उस तरफ लेके गए। ब्यूटिशियन की क्लासेस, कुकिंग की क्लासेस, डिफरेंट ऐसे कोर्सेज पे लेके गए। फिर उन कोर्सेज कराने के बाद उनका जो सर्टिफिकेट था उसको नेफ्टैक से रजिस्टर्ड करवा लिया कि आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो नेफ्टैक का मिलेगा। सर्टिफिकेट रजिस्टर कराने के बाद अब कहा कि बच्चियों को 10,600 का स्टाइपेंड दिया कि अगर आप हमारे पास 6 महीने रहेंगी तो आपको ये वजीफा मिलना चाहिए, ताकि वो क्लासेस, किस एज तक, कोई एज ब्रैकेट नहीं, अच्छा। किसी भी उम्र की खातून और जवान बच्ची, 120 बच्चियां हर जगह पे होती हैं जी, हर जिला में, हर नहीं 120 बच्चियां हर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में होती हैं, 160 वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज वो ये की, पॉवर्टी एलिवेशन फंड के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक MOU साइन किया कि हर वो बच्ची जो पाकिस्तान बैतुल माल से ट्रेन होकर आएगी उसको आप 25,000 से लेके 1 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन दें, और उस लोन के ऊपर मार्कअप नहीं होगा, 0% इंटरेस्ट फ्री होगा। 18 माह में, 6 माह के बाद उसके किस्त शुरू होगी, 18 माह में उसके पे अप करना है। अब फॉर एग्जांपल किसी को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया, वो
जो ब्यूटी बॉक्स आता है जिसमें वो हेयर ड्रायर होता है, एक स्टिकिंग मशीन होती है, रूज, जो भी खवातीन की चीजें होती हैं, वो एक बॉक्स मिलता है, वो तक 32 से 35 या 40 हज़ार का आता है, चाइनीज आजकल इक्विपमेंट आ गया, वो हम उसको लोन दे देंगे, वो भी अपने लिए परचेज करेगी, वो अपना कारोबार शुरू करेगी आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो अर्निंग हैंड आए। सो इस गवर्नमेंट का विजन ये था कि आप लोगों को वो स्किल दें जिसकी वजह से वो एक अच्छे शहरी, मुस्तैद शहरी बन सके, ताकि आपकी जीडीपी में इजाफा हो और गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस कम। ये माली इमदाद से कभी गुर्बत नहीं खत्म होने लगी। अब तक कितने बच्चे पास आउट हो चुकी हैं? हर साल 25,000 बच्चियां, और टोटल इस वक्त तक 2,90,000 बच्चियां हमसे ट्रेन हो चुकी हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अगर तादाद पूछी जाए कि कितने लोग जो हैं बैतुल माल से मुस्तफीद इस वक्त हो रहे हैं, ज़ाहिर है जो माजी में जितने हुए, 10 हुए, 1000 हुए, लाख हुए, वो तो और बात है, इस वक्त आपके जब से आप आए हैं सालाना जो है कितने लोग उससे मुस्तफीद होते हैं? मैं आपको फाइनेंशियल फिगर 1 जुलाई से लेके अब आज 31 दिसंबर की फिगर दे सकता हूँ कि 12,252 मरीज हमने टोटल ट्रीट किए हैं पिछले 6 माह के अंदर जी, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। इस वक्त 18,375 बच्चे हमारे पास, हमारे जो प्राइमरी तक स्कूल्स हैं जिसमें हम फ्री में स्कूल्स में कॉपीज भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, बैग्स भी देते हैं, वो पढ़ रहे हैं। इस वक्त 6 महीने का जो कोर्स चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर का, उसमें 12,300 बच्ची हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। टोटल इस वक्त 5,600 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे चुके हैं पाकिस्तान बैतुल माल। हम तकरीबन कोई 2,000 के करीब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, चाहे वो व्हील चेयर्स हैं, चाहे वो छोटी मोटी ये हेयरिंग एड्स हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, टांग हिप रिप्लेसमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, आर्टिफिशियल बाजू हैं, वो लगा चुके हैं। थैलेसीमिया के इस वक्त तकरीबन 5,500 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनको आयरन चिलेशन जो दवाई है, जो फलाद कंट्रोल करने वाली दवाई जिसकी कॉस्ट 7 से 10,000 है, वो पाकिस्तान बैतुल माल के पास रजिस्टर्ड है। और इस तरह की लातादाद है, तकरीबन 50 के करीब हमने जो है ना कैदी आज़ाद करवाए हैं कोट लखपत जेल से। बड़ी तफसील से बात करेंगे अगले हिस्से में। हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो हमारा आखिरी हिस्सा होगा उसमें बात करेंगे कैदियों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और एक हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी कवाहत है कि हर प्रोग्राम में सियासी मुदाखलत बहुत होती है। सियासी मुदाखलत का कैसे सामना करते हैं उन्होंने साहब, ये उनसे पूछेंगे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी कि कितने इनिशिएटिव अब तक बैतुल माल ने लिए, अगले जो उनका फ्यूचर प्लान है वो क्या विजन है। ओनबाज साहब, एक तो फ्यूचर प्लान की तरफ जाने से पहले आप बताइएगा जल्दी जल्दी कि बहुत से कैदी ऐसे हैं जो जेलों में होते हैं जिनकी सज़ाएं ख़त्म हो जाती हैं, बहुत मामूली सज़ाएं होती हैं, लेकिन वो जुर्माना नहीं दे सकते या कोई और उनकी जो छोटी मोटी पेनल्टी होती है वो नहीं पूरी कर सकते, सालों रहते हैं। तो उस तरफ फोकस किया आपने कुछ? अच्छा, मैं सर बताऊं, ये एहसास की बात है, और मैं इसलिए कहूँगा पाकिस्तान बैतुल माल हैज़ बीन प्रिविलेज्ड कि हम हर वो काम कर रहे हैं जो कोई और एक इदारा नहीं कर रहा। हमसे आप हर एक्सपेक्ट की जा सकती है। हमने इनिशियली कोट लखपत जेल पंजाब आईजी को फ़ोन किया, खुद पर्सनली मैंने लेटर लिखा कि आप अपनी जेलों में बताएं। उन्होंने 50 कैदी आइडेंटिफाई किए, और उन कैदियों की जब मैं लिस्ट पढ़ रहा था मुझे खुद जो है ना अफसोस हो रहा था। एक छोटी सी चोरी, और चोरी किसी एक साइकिल की चोरी पे 6 महीने की वो सजा में था, और उसको 3 महीने और रहना पड़ रहा था, उसके साथ 30,000 रुपए का जुर्माना था। साइकिल की मालियत होगी 8,000 रुपए की, लेकिन वो क्योंकि दर्श है दमान, वो जो हमारी जुडिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये सजा होनी लाजमी थी, तो हमने वो अदा की, 50 लोगों को आज़ाद कराया। मैं पिछले दिन बलूचिस्तान गया, खारान के रास्ते में मस्तूम की जेल मैंने देखी। ऐसी रूटीन में मैंने वैसे अंदर पता किया तो पता लगे 8 के करीब ऐसे कैदी हैं जो सिर्फ इसलिए कैद हैं कि वो 25-30 के जुर्माने अदा नहीं कर सकते थे। तो फिर आईजी बलूचिस्तान को मैंने लेटर लिखा कि आप हमें उन तमाम कैदियों को बताएं जो माइनर क्राइम्स, अल्लाह माफ करे मेजर क्राइम्स में नहीं, माइनर क्राइम्स में है, और सिर्फ जुर्माने की सजा ना, जुर्माना ना पे करने वैसे अपनी सजा काट रहे हैं। आप सोचिए उसका घर मुतासिर, उसकी बेगम, उसकी माँ, उसके बच्चे, सिर्फ इस वजह। सो हम बैतुल माल ने 50 लोग कोट लखपत जेल से ऑलरेडी आजाद करवाएं। इस वक्त पूरी आईजी जेल खाना जात को मैंने लेटर लिखा है कि आपके पास जितने कैदी हैं आप हमें बताएं। ये बैतुल माल का बुनियादी किरदार है। अगर आप हजरत उमर फारूक की वो पढ़ें, उस वक्त ये हजरत उमर फारूक की ये तारीख भी है कि उन्होंने भी इस तरह किया था कि बैतुल माल उन लोगों के जो जुर्माने माफ करता था। तो हमारा बहुत जबरदस्त मैंडेट है इस हवाले से, तो हम कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि एजुकेशन का जिक्र किया था आपने शुरू में, तो मैंने कहा बाद में बात करेंगे तफसील से, जो कि एजुकेशन कितना अहम शोबा है जिस पर कौम के मुस्तकबिल का दारोमदार है। एजुकेशन के लिए आपने क्या किया है? प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हायर लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, क्या करते हैं आपको सर पता है HEC बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप देता है, हायर एजुकेशन कमीशन। बैतुल माल भी एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। 1 लाख रुपए का सालाना स्कॉलरशिप हम देते हैं किसी भी गरीब को। हम इससे पहले क्या करते थे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगवा लेते हौच पौच, कोई इस्लामाबाद से आ गया, और मेजॉरिटी इस्लामाबाद से आती थी या बहुत ज्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी से आ जाती। हमने क्या किया, पाकिस्तान में 82 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी खुद खत लिखा कि पाकिस्तान बैतुल माल आपके पास जो बच्चे
पढ़ते हैं उनमें से 50 बच्चों की अगर आप गरीब बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी सालाना 1 लाख रुपए की फीस जो है ना वो भरने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह 40 यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया। उन 40 की 40 यूनिवर्सिटी में पर्सनली तौर पर गया। मतलब मैं सेगरतुज यूनिवर्सिटी में खुद गया था गिलगित बल्तिस्तान में, मैं तुर्बत यूनिवर्सिटी खुद गया था, मैं खारान यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान खारान कैंपस खुद गया हूँ, मैं KP के 7-8 फाटा की यूनिवर्सिटी में खुद गया था। मैं खुद जाता हूँ, MOU साइन करता हूँ और बच्चों को जाके इन्फॉर्म करता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से एक है। उसकी वजह ये है, ये जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है ये जिंदा रहना चाहिए। हमारी जो मुसल्लमा हकीकत है वो एक फेडरेशन की है। सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अपनी जगह पे, फेडरेशन के लोगों को अंदाजा नहीं, जितनी आप दूर जाते हैं रोल है ना जिसका एक फेडरेशन। देखिए जब मैं बलूचिस्तान में जाके ये बात करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, या मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरा में बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से 50 बच्चों, वो जो एक फेल्ट ऑफ ओनरशिप है वो डेवलप होनी चाहिए। सिंध में बच्चा वो बैठा या खारान में जो बच्चा बैठा मेरी बात सुन रहा था, उसको एक लिंक डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के साथ, क्योंकि ये वो लिंक है, ये पैट्रियटिज्म की तरफ लेके जाता है। सो पर्सनली जाता हूं और उनको बताता हूं कि ये आप आए। अच्छा मजे की बात है कि जो HE की स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस्ड होते हैं, जो सबसे टॉप फॉप लाइक बच्चे होते हैं। अब अमूमन हमारे सिस्टम में लाइक बच्चे कौन होते हैं? जो अच्छी फैमिली से भी आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिनके माँ बाप भी अंग्रेजी बोलते हैं, जिनके पास दौलत है, जो ट्यूशनें पढ़ा सकते हैं। और गरीब का बच्चा ना पैसे होने वो लाइक नहीं हो सकता। तो हमने कहा जी हमारा टर्म जो मेरिट है वो गुर्बत है। सर हमारे पास कोई वक्त कम है, अब आप ये बताइएगा कि आपके जहन में ये तो एक चीजें जो आप पहले से कर रहे हैं, कंटिन्यूशन में लेके चल रहे हैं, आगे आपका क्या प्रोग्राम है, क्या फ्यूचर प्लान है, कोई ऐसी यूनिक चीज जो आप करना चाह रहे हैं आपके जहन में हो? अच्छा सर, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, मैं सिर्फ 2-4 आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्लीन ग्रीन, ठीक है, ये वो इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किया था, हमने सोचा इसमें बैतुल माल क्या कर सकता है। उसमें हमने फिर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के साथ प्लान किया कि वो इजला जिसमें दरख्त बहुत ज्यादा काटे जाते हैं, हम उन इजला में आपके साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, ज़रत में सबसे जो ज़्यादा दरख्त है वो जूनिपर है। दुनिया में जूनिपर की जो सबसे बड़े ज़्यादा दरख्त हैं वो अमेरिका में, मैक्सिको जो वहाँ पे स्टेट है, उसके बाद वो यहाँ पे पाकिस्तान में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा कटिंग उनकी की जा रही है। इट्स महंगी तरीन लकड़ी। हमने कहा कि आप हमें वो एरियाज बताएं जहाँ पे दरख्त ज़्यादा काटे जाते हैं, हम आपके साथ मिलकर वहाँ जो खवातीन है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हमारा मैंडेट है, उन खवातीन को एक चूल्हा देते हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट स्टोव होगा। उस स्टोव में लकड़ी नहीं जलाई जा सकेगी, उसमें गोबर जलाया जा सकता है, घास फूस जलाया जा सकता है, और उसकी इंसुलेटेड शीट होने की वजह से उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो 50% बढ़ जाएगी। उसके 3 इंपैक्ट आए, एक तो लकड़ी कम खटेगी, नंबर 2 उसमें पानी गर्म किया जा सकता है, खाना पकाया जा सकता है, और कमरे की हीटिंग क्रिएट है। तो 10,000 ये स्टोव्स क्रिएट करके क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के साथ हमने सबसे पहले ये लॉन्च किए। असिस्टेड डिवाइसेस में आपको पहले बता चुका, हम लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। असिस्टेड डिवाइस का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया के सेंटर्स ऑलरेडी 4 या 5 थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान हमारे चल रहे थे, उन थैलेसीमिया सेंटर्स को बढ़ाने का प्रोग्राम हमने कर दिया। वजह ये थी, थैलेसीमिया ऐसा वो मर्ज है जो एक पूरे घर को फिर जकड़ लेता है। उस बच्चे ने सारी उम्र ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवानी है और उस ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन चिलेशन बढ़नी है। हमने बड़े खूबसूरत किस्म के अच्छे थैलेसीमिया सेंटर्स डिजाइन किए हैं जिसमें पेंटिंग की जाती है, जिसमें LCD लगी होती है, क्योंकि हर बच्चे ने हफ्ते में 1 या 2 दफा आना है। डायलिसिस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को मैंने लेटर लिखा, मैं कि आपके पास डायलिसिस मशीनें हैं, चल नहीं रही। वो जो एक पैकेट आता है 3,900 रुपए की किट आती है, वो अफोर्ड करने के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास पैसे नहीं थे। अभी मैंने मुजफ्फरगढ़ में जाके हमने तकरीबन 100 लोगों को डायलिसिस की वो किट्स प्रोवाइड की, ताकि एक सिस्टम डेवलप हो। हमारा काम है सिंबॉलिक प्रेजेंस देना पाकिस्तान बैतुल माल का एज अ सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन एजेंसी, और फेडरेशन के उन एरियाज में फाटा के हवाले से आई हैव बीन वेरी, हम तमाम फाटा के डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोल चुके हैं। इस वक्त हमारा नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खुलने वाला है। हर फाटा के इलाके में एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर और एक यतीम खाने खोलने। आपके पास जो है ना ये इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं, आपके पास ज़ाहिर है आपका ताल्लुक चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से भी है, आप PTA में एक्टिव भी रहे हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ रवाज है सिफारिशें, लेटर MNAs MPAs सेनेटर आते होंगे, किस तरह सामना करते हैं उनका? अच्छा सच्ची बताऊं, आई हैव बीन ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सिपाही हूं। शुरू में प्रेशर ऐसे आता था क्योंकि कई ऐसे हमारे MNAs थे जो पिछले प्रीवियस गवर्नमेंट में रह चुके हैं, तो उनको पता था ये पास्ट प्रैक्टिस कैसे होती है। वो 400 और 500 पाकिस्तान में भी शामिल हैं तो वो 400 और 500 की एक लिस्ट लाया करते थे कि ये लिस्ट है, आप ये चेक्स बनवाएं और मेरे हल्के में भिजवा दें। अब वो मैं समझ सकता हूँ उसका गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक पोलिटिकल ब्राइब होती है। तो शुरू में थोड़ा टफ टाइम आया, लेकिन मेरे PTA के MNAs क्योंकि सारे यंगस्टर्स हैं, सारे
नए थे, पहले कई ऐसे लोग हैं 70-80% ऐसे हैं जो पहली दफा में इलेक्ट हुए हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता समझाते वो समझ गए। अब ज्यादातर लोग मेरे पास ये आते हैं, ये कैंसर का पेशेंट है, इसकी कीमो जो है ना 7 दिन बाद लगनी है, अगर ये पैसे ना गए तो इसकी कीमो डिस्टर्ब। सो इस हद तक सिफारिश है जिसमें जिंदगी और मौत का फैसला है, वहां पे फिर दिमाग के बजाय मैं दिल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। बच्चा कहे इसकी फीस आखिरी जानी है, अगर ये ना तो उसके इम्तिहान में नहीं बैठे, तो वहां पे ये तो इनिशिएटिव समझ लगता है। अदरवाइज वो सिफारिशी कल्चर बिल्कुल। और मैं इतना खुश हूं कि मेरे जितने एमएनए और मिनिस्टर्स भी आते हैं वो इतना वो ऐसे कहते हैं कि जी अब ये माली मामलों को छोड़ दें, ये बनाएं जो हमारे वहां जिले में जो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है उसमें बच्चियां पूरी नहीं हो रही या सिलाई मशीनें नहीं चल रही, तो आई मेक सेंस कि यार ये। अच्छा, एक और बड़ा तासर ये है कि पीटीआई ने जितने बड़े बड़े इदारे थे उन सब लोगों को जिनको टिकट नहीं दे सकी या जो इलेक्शन हार गए उनको पीएचए में लगा दिया, उनको जिली जो मुख्तलिफ अदारे हैं एनडीए आरडीए वहाँ लगा दिया। आपकी अपॉइंटमेंट भी ऐसी हुई? अच्छा, मेरी थोड़ी कहानी इसीलिए डिफरेंट है। मैं ऑब्वियसली उम्मीदवार जरूर था और उस वक्त टिकट भी ना मिलने की वजह से, लेकिन मैं 2005 में ना जलजिले में काम करता था कश्मीर में, 2008 में फिर जियारत में 3 महीने रहा, 2010 में मैं जामपुर में फिर रहा था, और जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे डेरा गाजी खान डिवीजन में, तो इमरान खान फाउंडेशन वहाँ पे काम करी, IK फाउंडेशन। तो IK फाउंडेशन के पास फंड्स बहुत होते थे, रिसोर्सेज नहीं थे। मेरे पास उस वक्त ट्रैक्टर ट्रालियां थी, मेरे पास मोटरसाइकिल थे, इवन की वाटर बोट्स भी थी। इंडस बेसिन में जहां पे बोसन गैंग ऑपरेट करता, मैं वहां भी काम करता। तो ये लोग सड़क पे आया करते थे और सड़क से जो है ना आगे ऑपरेट करने के लिए मेरी हेल्प किया करते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस वक्त एडवेंचरस भी था। तो मेरा हमेशा से ये शौक रहा फिलैंथ्रोपी। तो जब ये 2018 का इलेक्शन गुजरा तो मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी सीवी थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी कि मुझे जाना है। तो प्राइम मिनिस्टर का पहला सवाल था कि तुम क्या कर सकते हो, तो मैं कहा जी आई कैन डू एनीथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। ऑटोमेटिकली वो बैतुल माल से ज्यादा अटैच नहीं हो। तो जब मेरी सीवी प्रेजेंट कैबिनेट में की गई तो मेरा जो पहला जो सीवी था 13 साल का जो बैकग्राउंड था वो इससे बेहतर स्ट्रॉन्ग सीवी शायद थी नहीं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद वो टिकट मिलती तो MNA बन जाता। अब जो मैं कर रहा हूँ ना, अब तो मेरे हाथ भी कांपते जब मैं साइन करना शुरू करता हूँ कि हर चीज अल्लाह की भलाई है। अच्छा, ये सारी एट द प्लेयर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ही होती है, जितनी अपॉइंटमेंट्स है, ये पहली दफा नहीं, ये पिछले 70 साल से एट द प्लेयर ऑफ द चाहे वो हलाल MRO नहीं सर, उसमें ऑन द बेसिस अगर आप समझते हैं सबको लगाया हुआ है या आपको लगाया हुआ है हर जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम हक साहब तो ना मैं, हम इसकी तनख्वाह नहीं लेते, हम पर्ल्स एंड पर्क्स प्रिविलेजेस नहीं लेते। इवन की दफ्तर की अपनी चाय जो है ना प्राइम मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक वो अपने पैसों से पीते हैं। कभी वो बोर्ड मीटिंग आ जाए उसमें बिस्किट परसों मैंने देखे थे, उसके पैसे भी अपनी जेब का बिल वूज करना ला कर। सो बहुत सारी चेंजेस है पड़ी, लेकिन हम जिस किस्म का प्रेशर लेके बैठे होते हैं ना, क्योंकि हम जब अपने प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं ना कि उसका सेंसिटिविटी इन हवाले से बहुत ज्यादा है, हम शदीद प्रेशर का शिकार होते हैं। मैं मजे की बात बताऊं, एक मेरे मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो बहुत डिप्रेशन में थे, तो मैं खैरियत है, उनका पिछले वाला टायर खराब है और कई दफा कैबिनेट को टायर से 8,000 का टायर ही चेंज हो रहा, हर दफा मेरी गाड़ी खराब है। जिस हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर अपने 8,000 का टायर चेंज कराने के लिए परेशान हो, आप अंदाजा करो अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का वहां लेवल क्या होगा हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। ओनो बास ने बड़ी तफसील से हमें बैतुल माल के जो इस वक्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया और फ्यूचर में उनका क्या प्लान है, किस तरह से वो मुख्तलिफ शोबों में ख़ास तौर पे जो क़ुव्वत समाज से महरूम बच्चे हैं या कोई जिनको इस तरह के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उनके लिए, और कैंसर के मरीज़ों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि हम जहाँ जहाँ नेकी, जहाँ जहाँ भलाई का काम कर सकें वो अपने अपने तौर पर करना चाहिए। जिसके हिस्से में जितना अंधेरा आता है वो शम्मा जलाएगा तो मुल्क जो है वो रोशन होता चला जाएगा। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।